हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ फेस्टिवल सीजन। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। फेस्टिवल्स आते रहेंगे लेकिन हमारी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। आज हम कवर करेंगे रोतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम और जमींदारी सिस्टम। ओके। सबसे पहले हम चलते हैं जमींदारी सिस्टम पे। तो जमींदारी सिस्टम क्या थी, कब आई, कैसे आई? 1793 में इंट्रोड्यूस हुई थी। किसने इंट्रोड्यूस करी थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये वैसे फॉर्मली सेकंड या थर्ड जो ये थे हमारे गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के बाद में सर जॉन शोर, और तब कॉर्नवेलिस आए थे, या तो सेकंड या फिर थर्ड नंबर पे। तो उन्होंने ये सिस्टम स्टार्ट करी थी। जो बंगाल बिहार का रीजन है ना, हमारा ईस्टर्न साइड, ओडिशा, वाराणसी, थोड़ा सा यूपी का भी पार्ट, वहां पे ये सिस्टम स्टार्ट हुई थी सबसे पहले। क्या था इस सिस्टम में? जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, कोई भी जमींदार जिसको बोल सकते हैं हम, कोई भी गांव में जो एक आदमी होता है जिसके पास में बहुत सारी जमीन होती है, लोग उसके पास में अपनी जमीन गिरवी भी रखते हैं, तो वैसा इंसान, उस इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि तुम सबका टैक्स जमा करोगे। जितने भी फार्मर्स हैं उनके जो फार्म पे जो टैक्सेस लगता है वो तुम कलेक्ट करोगे और सरकार को लाके दोगे। सरकार कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है। सो जमींदार इज डूइंग एज अ एजेंट का काम कर रहे थे यहाँ पे। फार्मर, फिर जमींदार और फिर गवर्नमेंट। सो इनके पास से लेके इनको दे देना, ये जमींदार का काम था। जमींदार्स वेर रिकॉग्नाइज as the owner of the land and are responsible for collecting revenue from cultivators. Cultivators यानी farmers. पे फिक्स अमाउंट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इनको फिक्स अमाउंट पे करनी ही पड़ती थी। अगर सूखा पड़ा है, कम फसल उगी है, ज्यादा फसल उगी है, फिर भी उनको उतना देना ही पड़ता था। अगर ज्यादा उगे तो कभी कभी टैक्सेस चेंज होके बढ़ भी जाते थे। ये एंड वैसे तो हुआ था हमारी जब इंडिपेंडेंस हो गई थी उसके बाद में एंड हुआ था। ये सिस्टम तब तक के चलते आ रहा था। रोतवारी सिस्टम भी, ये जमींदारी सिस्टम भी एक्चुअली कभी एंड हुआ ही नहीं, ये इवॉल्व हुआ है। इवॉल्व मतलब कि बस उसी को उन्होंने ठीक करा, बट कभी बंद नहीं हुआ। इसलिए आज भी टैक्सेस लगते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट ये था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 नेहरू के टाइम पे, तब लैंड रिफॉर्म्स की बात हुई थी एंड उसी टाइम पे इसे थोड़ा कम कर दिया गया था और कुछ चेंजेस आ गए थे। जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़ते हैं उसमें ये डिटेल में पढ़ा जाता है। आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 31 अफेक्टेड फ्रॉम दिस। तो हम देखेंगे अब रेवतवारी सिस्टम। वाई वी आर कंसिडरिंग? क्योंकि जमींदारी सिस्टम सबसे पहले आया था, फिर रेवतवारी सिस्टम आया था और फिर कुछ साल बाद महलवारी सिस्टम आया था। लेकिन ये तीनों भी अलग अलग जगह पे आए थे। जो हमारा बंगाल का रीजन है, बंगाल बिहार का, वहां पे जमींदारी पकड़ लीजिए। जो हमारा महाराष्ट्र का, मद्रास, बॉम्बे का रीजन है, थोड़ा सदर्न पार्ट, वहां पे रेवतवारी सिस्टम आई थी। और जो पंजाब का रीजन है जहाँ पे गंगा बहती है, यूपी, हरियाणा, पंजाब, उस जगह पे था महलवारी सिस्टम। तो ऐसे थ्री डॉट्स ऐसे करके आपने याद रखना है, ट्रायंगल फॉर्म हुए जैसा। रौतवारी सिस्टम कब आई थी? 1920 में आई थी और कब तक की थी? इंडिपेंडेंस तक के चली थी, 1951 तक के कंटिन्यू थी। ये मद्रास के गवर्नर थे थॉमस मुनरो, इन्होंने, और अलेक्जेंडर रीड, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, ऐसे इन दो लोगों ने रेवतारी सिस्टम चालू करी थी। कहाँ पे चालू करी थी? बॉम्बे का रीजन और महाराष्ट्र का पूरा रीजन, मद्रास का, और असम का भी कुछ रीजन। तो इतने जगह पे रेवतारी सिस्टम चलते आ रही थी। और रेवतारी सिस्टम के अंडर कितने परसेंट जमीन थी? मतलब भारत में जितनी जमीन है उसमें की एटलीस्ट 51% जमीन रेवतारी सिस्टम के अंदर थी। मतलब आज ब्रिटिश टेरिटरी जो थी हमारी देश में, कुछ थे जो कि किंग्स के अंदर थे, जिसको हम क्या रॉयल, वी सेज नो, 52 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, 552। तो उनको हटा दीजिए। जितनी जमीन ब्रिटिशर्स के अंदर थी उसमें की 51% जमीन, आधी से थोड़ी ज्यादा जमीन पे सिर्फ रौतवारी सिस्टम लगती थी। देन 19% जमीन पे लगती थी जमींदारी सिस्टम एंड 30% ऑफ लैंड पे यूज होती थी महलवारी सिस्टम। ठीक है। ये रेशो याद में रखना, रेवतवारी सबसे ज्यादा, फिर महलवारी और फिर जमींदारी। जमींदारी वॉज वेरी रिग्रेसिव, इसलिए उसी को चेंज करके महलवारी लाया गया था। तो जमींदारी वॉज रिप्लेस्ड विथ महलवारी सिस्टम। फाइन। इट्स नॉट रिप्लेस्ड बट इट्स एक्सटेंडेड वर्जन, उसी को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया था उन्होंने। फिर अंडर दिस ब्रिटिश गवर्नमेंट कलेक्टेड टैक्स डायरेक्टली फ्रॉम इंडिविजुअल पीसेंट राइट्स। अब यहाँ पे जो रॉयट वाले में रॉयट्स लिखा है ना, RYOT, रॉयट्स मतलब फार्मर,
एक जो किसान है उसको रॉयट बोला गया है यहाँ पे। डायरेक्टली फ्रॉम इंडिविजुअल पीसेंट। यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे कोई जमींदार वगैरह नहीं होता था। यहाँ पे डायरेक्टली गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते थे, जिन्हें हम कलेक्टर बोल सकते, वो डायरेक्टली पीसेंट से टैक्सेस कलेक्ट करते थे। अगर फसल अच्छी आई तो भी उतना ही टैक्स लेंगे, अगर फसल खराब आई तो भी उतना ही टैक्स लेंगे। लेकिन अगर कोई जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ है, इट्स अ हाई यील्डिंग लैंड, तो उनपे ज्यादा टैक्स लगता था। तो उनपे 60% टैक्स लगता था। और अगर कोई सूखी जमीन है जहाँ पे अच्छी फसल नहीं आती, उनपे 50% टैक्स लगता था। अगर फिर सर्वे कंडक्ट करते थे वो, टैक्स लेने के पहले सर्वे कंडक्ट करना, किसकी जमीन कितनी अच्छी है, कितनी ज्यादा फसल दे रही है। अगर ज्यादा फसल है तो ज्यादा टैक्स लगेगा, कम फसल आ रही है तो कम टैक्स लगेगा। इस हिसाब से रोतवारी सिस्टम थोड़ी जमींदारी से बेटर थी वीकेंड से। ओके। ओके, पट्टा सिस्टम हुआ करता था यहाँ पे। व्हाट इज द पट्टा सिस्टम? एक लीगल डॉक्यूमेंट होता था जो कि फार्मर्स को दिया जाता था, एज क्योंकि वो एज अ टेनेंट काम करते। टेनेंट मतलब कि किराए से काम करते थे उस जमीन पे, इसलिए उनको एक लीगल डॉक्यूमेंट दिया जाता था। सो वी कैन से इट्स अ काइंड ऑफ अ फॉर्मल सिस्टम। ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया, एक प्रॉपर उनका लॉ बना था, चार्टर बना था, और फिर ये लीगल सिस्टम चलते आ रहा था। ओके, ये से दिस पीसेंट जो राइट्स होते थे उनके से डायरेक्टली जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। इसके खिलाफ फिर बहुत सारे आंदोलन भी हुए थे। डेक्कन राइट हुआ था 1875 में। गुजरात मारवाड़ी जो ये है ना मनी लेंडर्स, उनके खिलाफ हुआ था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते थे फार्मर्स को। इसलिए ये डेक्कन राइट हुआ था ड्यू टू, हाँ, और रौदवारी महलवारी सिस्टम के कारण हुआ था। और एक्चुअली हुआ क्या था, 1820 में तो रैतवारी सिस्टम चालू हो गया। जो महाराष्ट्र की जो कॉटन की यील्ड थी वो बहुत बढ़ गई थी, उसके कारण बहुत ज्यादा वहां पे कपास उगना शुरू हो गया था। फिर 1860 में, 1860 में अमेरिका में सिविल वॉर शुरू हुई। अमेरिका में भी कॉटन का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन था। वहां पे जैसी सिविल वॉर शुरू हुई, वहां पे कॉटन का प्रोडक्शन एकदम कम हो गया, बंद ही हो गया समझ लो। तो फिर वर्ल्ड वाइड जितना भी कॉटन लगता था, ब्रिटेन को उनकी फैक्ट्रीज चलाने में, इंग्लैंड में जहाँ पे लंदन में उनकी फैक्ट्रीज हुआ करती थी, मैनचेस्टर जिसे हम कहते हैं, वहां पे फैक्ट्रीज में जो कॉटन भेजा जाता था वो इंडिया का कॉटन, महाराष्ट्र रीजन का, विदर्भ रीजन का स्पेशली भेजा जाता था। जैसे ही सिविल वॉर वहां की खत्म हो गई, 6 साल में खत्म हो गई थी, 1860 से तो 1866 तक के चली थी, फिर खत्म हो गई। फिर वहां पे कॉटन का प्रोडक्शन एकदम से बढ़ गया, और जो इंडिया से कॉटन जा रहा था अभी वो बंद हो गया। So for 6 years, they faces very nice Indian farmers enjoyed that time period. But after the civil war is ended, again they have to face the consequences कि उनका कॉटन अब कोई खरीद नहीं रहा। ठीक है, तो उसके कारण फिर ज्यादा डिमांड कम हो गई थी, अमेरिका के कॉटन की डिमांड बढ़ गई थी। और फिर इन जो किसान थे जिन्होंने किरा लोन लेके कॉटन उगाया था, उनको लोन रिपे करने में भी बहुत प्रॉब्लम जा रही थी। लेकिन स्टिल उनको ये तो भरना ही था, टैक्स तो भरना ही था। तो जिसके कारण फिर इसके खिलाफ बहुत सारे आंदोलन होना शुरू हुआ था। ये हो गया रोथवारी सिस्टम। याद में रखना, रोथवारी सिस्टम थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड कहाँ पे आया था, महाराष्ट्र और मद्रास का जो रीजन था सदर्न साइड का, वहां पे। विदाउट रोहतवारी सिस्टम, वाई यहाँ पे अलग क्यों लिखी है मैंने, क्योंकि रोहतवारी सिस्टम में कोई मिडलमैन नहीं था। जमींदारी सिस्टम एंड महलवारी सिस्टम में मिडलमैन थे। दैट्स वाई these two are similar and रोहतवारी is very different because they don't have any middleman। और यही पे कंफ्यूज करते हैं प्रीलिम्स के ऑप्शंस में। वी विल सी महलवारी सिस्टम कब आई थी। 1822 में शुरू हुई थी। हॉल्ट मैकेंजी एंड विलियम बेंटिक, इन्होंने स्टार्ट करी थी ये। रिवाइज बाय मतलब कि थोड़ा सा उसमें चेंजेस करे थे विलियम बेंटिक ने 1833 में, मतलब कि 10 साल बाद, चालू होने के 10 साल बाद। यूपी का, पंजाब का जो सेंट्रल भाग है ना हमारा, गंजेटिक प्लेन, उस जगह पे ये ज्यादातर थी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, उस जगह पे अप्लाई करी थी। विलेज के जो हेडमैन होते हैं was responsible for collecting revenue from villagers। revenue depend upon the total aggregate produce of village। मतलब कि एक पूरा गांव कितना प्रोड्यूस कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड रहता था कि कितना टैक्स वो भरेंगे। पर्टिकुलर एक एक फार्मर के ऊपर डिपेंड नहीं होता था, जैसे रोहतवारी में होता था।
इट्स नॉट लाइक दैट। जो गांव का सरपंच है या फिर जिसे प्रधान कहा जाता था उस समय पे, जिसके पास में सबसे ज्यादा ताकत है, वो इंसान सबके हिस्से का टैक्स कलेक्ट करेगा और फिर खुद जाके ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देगा। तो जमींदार को रिप्लेस कर दिया था विलेज के हेडमैन से। बट स्टिल इट वाज लिटिल बिट सिमिलर, क्योंकि जो जमींदार लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो भी उतने ही पावरफुल होते हैं और विलेज के हेडमैन भी उतने पावरफुल होते हैं। इन विलेज हेडमैन को कहा जाता था लंबरदार या फिर नंबरदार, जो हरियाणा के साइड में, पंजाब हरियाणा के साइड में इन्हें लंबरदार कहा जाता है। लिसन, दिस पीसेंट देन दिस टू विलेज हेडमैन गोज टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ये भी कभी इवॉल्व नहीं हुआ था, बस रिफॉर्म हुए थे, इसमें कुछ चेंजेस हुए थे, लेकिन ये पूरी तरह से रिवॉल्व नहीं हुआ था। अब ये जो थी ना जमींदारी सिस्टम, इसका क्या था कि ये 10 साल का इसका लैंड रेवेन्यू फिक्स था। 10 साल तक के सेम लैंड रेवेन्यू लेंगे, उसके बाद में 10 साल के बाद में कम भी कर सकते, ज्यादा भी कर सकते, लेकिन 10-10 साल के लिए चलते आ रहा था। और हाँ, जमींदारी सिस्टम में जो राइट्स थे वो हेरिडेटरी थे, मतलब कि आज अगर जमींदार आप है तो कुछ साल बाद आपका बेटा बनेगा। ठीक है, और उसके कारण हो क्या रहा था कि जमींदार ज्यादा अमीर होते जा रहे थे और वो लैंडलॉर्ड्स बनते जा रहे थे, और जो फार्मर्स थे वो गरीब होते जा रहे थे और वो किसान, ये टेनेंट्स बनते जा रहे थे, मतलब कि किराएदार बनते जा रहे थे। एज अ लेबर वो अब उन्हीं के फार्म में जाके काम करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा उनको टैक्स भरने में प्रॉब्लम आती थी। फिर खुद का खेत बेच के वो टैक्स भरा करते थे, उसके कारण फिर इनके पास खेत नहीं रहता था, तो फिर वो एज अ काम पे जाते थे दूसरों के खेत में। So this was the all over this. Okay, फाइन हो गया। कितना हो गया? और महलवारी सिस्टम, इसको महल क्यों कहते थे? महल मतलब वो किला या फिर फोर्ट वाला महल नहीं, जो एक गांव था, गांव को आप एक महल बोल लीजिए। ठीक है, उस हिसाब से था ये। रिवोल्ट्स अगेंस्ट जमींदारी सिस्टम, डेक्कन राइट्स देखा हमने, रोहतवारी सिस्टम के अगेंस्ट, जमींदारी सिस्टम के अगेंस्ट बहुत सारे रिवोल्ट्स हुए थे। वी विल सी वन बाय वन। संथाल रिवोल्ट, जस्ट हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जब हुआ था 1857 में, उसी के 2 साल पहले ये संथाल रिबेलियन हुआ था। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी स्टूडेंट हैव टू लर्न दिस प्रॉपरली। झारखंड रीजन में हुआ था, जहाँ पे संताल ट्राइब रहती है, लेड बाय सिंधु कानू मुर्मू, जो कि बहुत फेमस है ये। ब्रिटिश के अगेंस्ट हुए थे बिकॉज दे वर फोर्सिंग लैंड पोजीशन एंड हाई टैक्सेस एक्सप्लोरेशन बाय जमींदार एंड मनी लेंडर्स। ब्रिटिशर्स के कारण ही वो फार्मर्स बने थे, और अब ब्रिटिशर्स के कारण ही उन्हें बहुत ज्यादा हाई टैक्सेस पे करना पड़ रहा था और उनपे बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे थे। कौन अत्याचार करता था? जमींदार, मनी लेंडर्स, लैंडलॉर्ड्स, ये लोग। ठीक है, जिनके हाथ में पावर थी। आफ्टर ब्रिटिश गवर्नमेंट जमींदार और लैंडलॉर्ड्स के हाथ में पावर थी, उसके नीचे फिर ये आते थे, फार्मर्स आते थे, और फार्मर्स को सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था। इंडिगो रिवोल्ट हुआ था बंगाल के रीजन में। peasants were forced to cultivate indigo instead of food crops। इंडिगो क्योंकि उन्हें ब्रिटेन के इसमें चाहिए होता था ना, ब्लू डाई, तो फिर उसके लिए उन्हें फोर्स करते थे कि भाई इस अच्छी जमीन है इसलिए इसके ऊपर तुम इंडिगो उगाओ, जो फसल होती है खाने पीने की, धान मत उगाओ करके। led to many British commanders relocate their operation from बंगाल टू बिहार। तब क्या हुआ था कि पहले बंगाल में चलते थे बहुत ज्यादा। चंपारण का याद है आपको? चंपारण रिवोल्ट इसीलिए हुआ था क्योंकि वो जमीन खराब हो गई थी बिहार की। बिहार में चंपारण गांव है, वो जमीन खराब हो गई थी इंडिगो का प्रोडक्शन कर करके। वहां पे चंपारण में प्रोडक्शन आने के पहले वो प्रोडक्शन होता था बंगाल में। बंगाल में जब लोगों ने ये जो है ना, बंगाल में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करा, उसके बाद में ये सब जो प्राइवेट उन्होंने बिजनेस चालू कर दिया था, प्राइवेट प्लांटर्स बन गए थे बहुत सारे ब्रिटिशर्स, और वो वहां पे प्लांटिंग करते थे, एज ए लेबर यूज करते थे इंडियंस को। फिर उन्होंने उनके प्लांट्स यहाँ से शिफ्ट कर दिए उधर, मतलब जो उनका कारोबार चलता था इस जमीन पे बंगाल के, अब वो चलेगा बिहार के जमीन से। वायलेंस लीडिंग टू अटैक ऑन प्लांटर्स प्रॉपर्टी। हाँ, जब फिर उन्होंने दंगे करे थे बंगाल के लोगों ने, तो फिर उन्होंने अपना पूरा बोरिया बिस्तर बांध के वो बिहार शिफ्ट हो गए थे। पबना पीसेंट अपराइजिंग, ये होता है शिरंजन, जो बांग्लादेश में है अभी ये एरिया, वहां पे हुआ था अगेंस्ट द इलीगल लीव्स एंड हाई रेंट फॉर्म नो रेंट यूनियन एंड डिड आर्म अटैक ऑन जमींदार। इन्होंने भी जमींदार पे अटैक करे थे क्योंकि बहुत ज्यादा रेंट ये ले रहे थे
लोगों से, जिसके कारण लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा बन रहा था। ये तब बंगाल का ही भाग था, तो बंगाली बोल सकते हैं। चंपारण सत्याग्रह वी ऑल नो, महात्मा गांधी यहाँ पे गए थे अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑन इंडिगो प्लांटर्स बाय राजकुमार शुक्ला की एडवाइस। राजकुमार शुक्ला ने उन्हें बोला था कि आपको एक बार इसमें पन पन वॉट चंपारण, सॉरी, चंपारण जाके आपको एक बार देखना चाहिए वहाँ की कंडीशन क्या है। तो जब उन्होंने इंक्वायरी करी तब पता चला कि वहाँ पे चंपारण में क्या क्या चल रहा है। फिर उसे रिपेयर करने के लिए ये आया था चंपारण एग्रेरियन एक्ट 1918। इससे फिर क्या हुआ, तिनकाटिया सिस्टम चालू हुआ था। 320 लैंड पे ही इंडिगो ग्रो करेंगे, बाकी जगह पे खाने पीने की चीजें ग्रो करेंगे ताकि फेमिन जैसी कोई चीजें आगे आए ना। This is first successful satyagraha of Mahatma Gandhi, because in 1915 only he came, and after that he do Kheda, then this Champaran, like that, then Ahmednagar and Mill. We will see this British agrarian policy. Can you give answer of this? हमने अभी पढ़ा था कि सबसे ज्यादा जमीन रौतवारी के अंदर थी, जमींदारी के या महलवारी के। सबसे ज्यादा थी रौतवारी के अंदर 50%, फिर महलवारी के अंदर 30%, और फिर सबसे कम थी जमींदारी के अंदर 19%। ऐसे करके याद रखना। सो 50 and 30, okay, both 1 and 2 is the correct answer of this. C is the right option. With reference to revenue collected by the Cornwallis, consider the following. Rotwari system of the revenue collected. The peasants were exempted from revenue system, revenue payment in case of bad harvest. ये बोल रहे कि अगर फसल खराब हुई तो किसानों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। कैसा हमने कभी पढ़ा नहीं ना? Wrong option. Under the permanent settlement in Bengal, if zamindar failed to pay his revenue to the state or before the fixed date, he would be removed from the zamindari. या अगर वो जमींदार अगर फेल होता है पेमेंट करने में, टैक्स भरने में कलेक्टर को, तो फिर उसको जमींदारी पद से निकाल दिया जाता था, किसी और को अपॉइंट कर लेते थे वो लोग। तो दिस इज ट्रू। So B, only 2 is the correct answer. With reference to Rayotwari system, consider the following statement. The rent were paid directly by the peasant to government. क्या हमने पढ़ा था Rayotwari system was different from जमींदारी and महलवारी? Middleman नहीं है, directly from peasant to government. First option is correct. The government gave पट्टा to riots. पट्टा legal document दिया जाता था tenants को. Correct. The land were surveyed and assessed before being taxed. क्या वहां पे सर्वे किया जाता था कि 50% टैक्स कौन देगा, 60% टैक्स कौन देगा, किसकी जमीन अच्छी है, ज्यादा उपजाऊ है? क्या हमने ये पढ़ा था? इफ यस, देन दिस इज करेक्ट। ओके, सो ऑप्शन इज थर्ड, ए बी सी। ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, इसलिए जो भी एक एक चीज पढ़ाई जाती है, एक एक चीज लिखी होती है, उसको अच्छे से समझ के लेना है और याद करना है। ऐसे इग्नोर नहीं कर देना कि मैं फर्स्ट सेंटेंस पढ़ूंगा, लास्ट का सेंटेंस पढ़ूंगा एंड बीच के सेंटेंस स्किप कर देंगे। नो, उससे फिर क्या होता है कि रॉन्ग हो जाते हैं हमारे क्वेश्चंस। ढंग से पढ़ लेना ऊपर से नीचे, और फास्ट पढ़ लिया तो भी चलता है, लेकिन पूरा पढ़ना। ओके, सो आई विल एंड दिस एंड आई विल स्टार्ट विजयनगर का ये पूरा स्टार्टिंग से, जितने भी किंग्स थे उनका आर्किटेक्चर कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी, मिलिट्री, then how they establish, how they decline, everything we will read about Vijayanagar in next video. Okay.